नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर भाजपा ने लॉर्ड वेंकटेश्वर हॉल में विचार गोष्ठी का आयोजन किया। इस दौरान कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, राष्ट्रीय महामंत्री प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, राजपुर विधायक मेयर सुनील उनियाल मौजूद रहे। सभी वक्ताओं ने जयंती पर हो रही विचार गोष्ठी में तो महात्मा गांधी ज्योतिबा फुले की जयंती का कार्यक्रम लॉर्ड वेंकटेश्वर हॉल में विचार गोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि हम प्रदेशों को अलग अलग प्रदेशों में नहीं बांटेंगे, बल्कि हमारा लक्ष्य है कि एक भारत और महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर भाजपा ने लॉर्ड वेंकटेश्वर हॉल में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, राष्ट्रीय महामंत्री प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, राजपुर विधायक मेयर सुनील उनियाल, गामा महामंत्री संगठन अजय कुमार सहित तमाम भाजपा कार्यकर्ता नेता मौजूद रहे। महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा पर दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। वहीं सभी वक्ताओं ने जयंती पर हो रही विचार गोष्ठी में उनके जीवन से संबंधित तमाम पहलू पर बातें रखी है। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि हम प्रदेशों को अलग अलग प्रदेशों में नहीं बांटेंगे, बल्कि हमारा लक्ष्य है कि एक भारत और श्रेष्ठ भारत का। वही पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, निर्माण हो, यही वजह है कि भाजपा के जितने भी विचारक हुए हैं उन सभी की जयंती ऊपर एक संदेश देने का काम करती है और पार्टी को एक परिवार की तरह मजबूत बनाने का भी काम करती है। सामाजिक सुधारक हुए हैं। माली परिवार को उन्होंने जन्म दिया और बहुत गरीबी में उन्होंने जन्म दिया था। उसके बावजूद उन्होंने चाहे महिलाओं की शिक्षा हो, जो समाज का कमजोर तबका है उसकी शिक्षा का सवाल होगा, बाल विवाह है, विधवा विवाह है, इन सब के लिए उन्होंने काम किया। देखिए, ज्योतिबा फुले जी एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। महाराष्ट्र में उनका जन्म हुआ और महाराष्ट्र में उनकी कार्यशैली का केंद्र रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक संकल्प लिया है, इस देश को हम राज्यों में नहीं बांटेंगे, एक भारत श्रेष्ठ भारत। देहरादून बनियावाला के नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालिका छात्रावास में शिक्षा विभाग ने प्रवेशोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। बताते कि तमाम स्कूलों के शिक्षकों को टैबलेट भी बांटे गए हैं। साथ ही स्कूल के प्लेग्राउंड की चारदीवारी समेत कई घोषणाएं भी की। सीएम धामी के अनुसार ये बच्चे कल के भविष्य है। हमारी कोशिश है कि 100% प्रदेश में साक्षरता को, इसलिए हर साल प्रवेशोत्सव का आयोजन सरकार कराती है, जिसका बेहद अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। वहीं डीजी शिक्षा ने सीएम का आभार जताया और उनके अनुसार इस अभियान को और तेज किया जाएगा। देखिए, कैलेंडर हमने पहले ही कहा है कि दोनों ही आयोग अपना जो कैलेंडर है उसमें एक दिन का भी विलंब नहीं करेंगे, क्योंकि विलंब होने से बहुत सारे जो हमारे प्रतिभागी हैं उनकी जो आयु है वो आगे बढ़ जाएगी और बहुत सारे लोग उस परीक्षा में भाग लेने से वंचित हो जाएंगे। वहीं नकल कानून बनाया ही इसलिए गया है कि जो लोग इस प्रकार के कामों में लिप्त होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और ये सूची जो आई है उसी का हिस्सा है। ये नए सत्र पे पिछले वर्ष भी हम लोगों ने शुरू किया था और इस वर्ष भी हम प्रवेश पत्र शुरू किए हैं। पिछले वर्ष इसके हमें सकारात्मक परिणाम मिले थे और 3.5% से ज्यादा जो नामांकन हमारे यहाँ बढ़ा था। इस वर्ष भी हम आज पूरे प्रदेश में कर रहे हैं और ये हमारा चलता रहेगा जो नामांकन का जो प्रक्रिया है और घर घर जाकर हम इसका संपर्क भी करेंगे कि कोई बच्चा ऐसा न है जो हमारी मुख्य धारा से पढ़ाई की छूटे। तो सारे बच्चों को अपनी शिक्षा की मुख्य धारा जोड़ना हम सबका लक्ष्य है। उसी को लेकर के प्रवेश उत्सव कार्यक्रम चलाएगा।
देहरादून में श्री गुरुराम राय विश्वविद्यालय का प्रथम दीक्षांत समारोह शुरू हुआ। कार्यक्रम में सीएम धामी ने शिरकत की। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत और स्थानीय विधायक विनोद चमोली भी मौजूद रहे। जानकारी के लिए बता दें कि 2017 में हुई श्री गुरुराम राय विश्वविद्यालय की शुरुआत हुई थी। विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह पहली बार आयोजित किया जा रहा है। तो श्री गुरुराम राय यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह, सीएम धामी ने इस समारोह में शिरकत की और पहली बार दीक्षांत समारोह यहां पर आयोजित किया गया था, जिसमें सीएम धामी पहुंचे। तो पहली बार दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया था। देहरादून में श्री गुरुराम राय यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सीएम धामी पहुंचे। वहीं हरिद्वार जिले की कानपुर सीट से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है। बीजेपी के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के उमेश पर अवैध रूप से विदेशी मुद्रा रखने के आरोपों पर पीएमओ और केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने संज्ञान लिया। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने मुख्य सचिव को पत्र भेजकर विधायक उमेश कुमार के विरुद्ध जांच के आदेश दिए। बता दें कि बीजेपी के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने 2 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था। पत्र में उन्होंने विधायक उमेश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए थे। साथ में प्रदेश सरकार की ओर से इस मामले में की गई कार्रवाई के बारे में भी जानकारी दी थी। यह भी कहा कि उक्त व्यक्ति के पास अवैध विदेशी मुद्रा भी पाई गई, लेकिन वर्तमान समय तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सम्मानित उत्तराखंड वासियों, आपको अवगत कराना चाहूंगा कि ये आपराधिक विधायक उमेश, जिसके ऊपर 29 मुकदमे दर्ज हैं और बलात्कार जैसे जघन्य मुकदमे में आरोपित है, दुर्भाग्य रहा कि देवभूमि की विधानसभा में पहुंच गया। खैर, दीगर बात है। 2018 में इसके विरुद्ध मुकदमे दायर हुए, ये जेल भी गया, लेकिन तत्समय जो फेमा में मुकदमे रजिस्टर हुए थे, वो जांच वगैरह कैसे मैनेज की गई, ये भी एक प्रश्न सूचक है। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा महानगर देहरादून ने महात्मा ज्योतिबा फूले जी की जयंती समारोह में प्रदेश प्रभारी बीजेपी दुष्यंत गौतम, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी, राजपुर विधायक खजान दास, महानगर अध्यक्ष उमेश अग्रवाल, देहरादून के मेयर सुनील उनियाल, गामा समेत बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। वहीं महात्मा ज्योतिबा फूले जी की जयंती समारोह के विचार गोष्ठी कार्यक्रम में राजपुर विधायक खजान दास ने अध्यक्षता की है। तो महात्मा ज्योतिबा फूले जयंती समारोह का आयोजन किया गया था। इसमें सीएम धामी ने शिरकत की और राजपुर विधायक की अध्यक्षता में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। खबर देहरादून से है, जहां स्वास्थ्य सचिव आज राजेश कुमार ने दून मेडिकल कॉलेज पहुंचकर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया है और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार के स्तर से कराई जा रही मॉक ड्रिल का दूसरे दिन सचिव ने जायजा भी लिया है। सचिव ने कहा है कि व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, जिससे कोरोना के बढ़ते प्रकोप से राज्य की आवाम को बचाया जा सके। उन्होंने कहा है कि सभी अस्पतालों में व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। विभागीय अधिकारियों से अस्पतालों में पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लेने के भी निर्देश दिए गए हैं, जिसमें धरातल की जानकारी बेहतर तरीके से अधिकारियों के पास हो। चारधाम यात्रा के दृष्टिगत सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, हम लोग यात्रियों की सुविधा के लिए पूरे चारधाम रूट में हम लोगों ने 50
हेल्थ एटीएम्स हम लोगों ने एस्टैब्लिश किए हैं और ये 72 प्रकार का टेस्ट ये करता है। इसी का जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी उद्घाटन भी किया था और हमने सेक्रेटरीट में भी हमने इसको एस्टैब्लिश किया था। आप लोगों ने भी इसका लाभ लिया होगा, जनता भी लाभ ले रही है। तो इसके अलावा जो यात्रा रूट है, जैसे केदारनाथ का ट्रैक रूट है या आपका यमुनोत्री का ट्रैक रूट है, यहाँ पे भी जितने भी हमारे मेडिकल रिलीफ पोस्ट हैं, वहां पे हम लोग लैब इन द बैग एक मोबाइल डिवाइस हम लोग दे रहे हैं। वो 28 प्रकार का टेस्ट वो करता है। वहीं अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए उत्तराखंड में भाजपा ने अभी से तैयारी तेज कर दी है। मुख्यमंत्री आवास देहरादून में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सांसदों की बैठक होने जा रही है। बैठक के संबंध में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया है कि सांसदों की 2 बैठकें दिल्ली में हो चुकी है, जबकि तीसरी बैठक आज मुख्यमंत्री आवास में होगी। बैठक में नगर निकाय और लोकसभा चुनाव को जीतने पर मंथन किया जाएगा। साथ ही जिन बूथों पर बीजेपी की स्थिति कमजोर है उसको मजबूत कैसे करना है उस पर भी चर्चा की जाएगी। एक रूटीन की मीटिंग्स होती हैं। इससे पहले भी हमारी सांसदों की बैठक 2 बैठकें दिल्ली में हुई हैं और ये तीसरी बैठक हमारी मुख्यमंत्री आवास में आज शाम को रहेगी। हमारे प्रदेश के प्रभारी दुष्यंत गौतम जी इस बैठक में रहेंगे और सांसदों द्वारा अनेकों सुझाव सरकार के लिए भी होते हैं और संगठन के लिए भी होते हैं और संगठन द्वारा भी अपेक्षा रहती है कि हमारे जो सांसदगण हैं उनके कार्यक्रम को हम संगठन के कार्यक्रम के साथ उनको जोड़ें। तो इन सारे विषय पर हमारी ये बैठक रहने वाली है और आगामी नगर पालिका के चुनाव है, लोकसभा के चुनाव है। लोकसभा का चुनाव मुख्य रूप से सांसद केंद्रित रहने वाला है, तो उनके कार्यक्रमों की श्रृंखला बढ़ेगी। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच हरिद्वार जिला अस्पताल में कोविड टेस्ट को लेकर लापरवाही बरती जा रही है। वहीं सीएमओ के निर्देश के बावजूद अस्पताल में पहुंचने वाले इक्के दुक्के मरीज की रैंडम सैंपलिंग हो रही है। ज्यादातर मरीज अस्पताल में पंजीकरण कराने के बाद सीधे फिजिशियन से मिल रहे हैं। जिला अस्पताल की ये लापरवाही कई मरीजों की जान पर भारी पड़ सकती है। हालांकि अस्पताल प्रशासन दावा कर रहा है कि लक्षण दिखने पर ज्यादा से ज्यादा मरीजों की रैंडम सैंपलिंग कराई जा रही है, जबकि अस्पताल में भीड़भाड़ के बावजूद सैंपलिंग के लिए बनाए गए फ्लू क्लिनिक में सन्नाटा पसरा हुआ है। में हमारे यहाँ जो अभी कंडीशन चल रही है, लगातार सुनने में आता है कि कोविड के केस बढ़ रहे हैं। इस स्थिति को देखते हुए हमारे जिला अस्पताल में फ्लू क्लिनिक एक चालू की गई है, जो हमारे मेन गेट पे ये बनी हुई है। वहाँ पर तो जो सस्पेक्टेड अगर लगता है कि कोविड का, तो उसका कोविड के लिए हमारा कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल बना हुआ है, जो बेला हॉस्पिटल में अलग से बना हुआ है। वहाँ पर हमारे एंटीजन के लिए वहाँ पर भेजते हैं और एंटीजन टेस्ट कराते हैं। बंटवारे के बाद सरहदों ने सरकारों को भले ही बांट दिया हो, लेकिन आस्था के सामने सभी सरहदें छोटी पड़ जाती है। हर साल पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भारत आने वाले पाकिस्तानी हिंदू इसकी जीती जागती मिसाल है। इन दिनों पाकिस्तान में आए 306 हिंदुओं का जत्था धर्मनगरी हरिद्वार में न सिर्फ गंगा में डुबकी लगा रहा है, बल्कि यहाँ के प्रमुख मंदिरों और आश्रमों का भी दर्शन कर रहा है। पाकिस्तानी श्रद्धालु मानते हैं कि सरकारों के बीच आपसी मतभेद चलते रहते हैं, लेकिन जनता का से कोई मतभेद नहीं है। ईश्वर की आराधना सभी भेदों की भी मिटा देगा और सरकारों को भी इसी भावना से सबक लेना चाहिए। सिंध प्रांत के हिंदू श्रद्धालु सिंधु नदी का जल लेकर आते हैं और उसे गंगा में मिलाकर सिंधु गंगा का मिलन कराते हैं। साल 1976 में हुए इंडो पाक समझौते के बाद से ये सिलसिला अनवरत चल रहा है। पाकिस्तानी हिंदुओं ने गंगा में डुबकी लगाई और हरिद्वार में डुबकी लगाकर पूजा अर्चना की। वहीं 306 हिंदुओं का जत्था भारत पहुंचा। तो हरिद्वार में डुबकी लगाकर पूजा अर्चना की गई और 306 हिंदुओं का जत्था
भारत पहुंचा और पाकिस्तानी हिंदुओं ने गंगा में डुबकी लगाई। पाकिस्तानी हिंदुओं ने गंगा में डुबकी लगाई और हरिद्वार में डुबकी लगाकर पूजा अर्चना की। कि दोनों मुल्कों की आवाम टू आवाम, लोग टू लोग आपस में जुड़े रहें। सरकारें मिले या न मिले वो सरकार का काम है, लेकिन जो आवाम है, जो हिंदू लोग पाकिस्तान में रहते हैं, वो यहाँ के धर्म स्थलों का दर्शन करें, अपने जो बिछड़े हुए यहाँ रिश्तेदार हैं उनसे मिलें। यही काम श्रद्धांजलि दरबार का है और उसी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान से 310 महिला और पुरुषों का जत्था ये भारत की यात्रा पे आया है। रायपुर, मथुरा और अभी हरिद्वार में 310 लोगों का जत्था है यहाँ श्रद्धांजलि दरबार की तरफ से। तो ये परंपरा पुरानी है, हर साल यहाँ से जत्था हिंदुस्तान से पाकिस्तान आता है और पाकिस्तान से यहाँ आता है। तो यहाँ मंदिरों का दर्शन करके बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत राहत मिल रही और अपने रिश्तेदारों से भी मिले हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम यहाँ पर यात्रा करने आए हैं। हम पहले रायपुर दरबार गए थे, श्रद्धांजलि दरबार, उन्होंने हमें बुलाया है यहाँ पर और हम बहुत खुश हैं कि हमें नवम जोत जो है वो बुलाते रहते हैं, इससे जत्थे आते रहते हैं। मतलब गवर्नमेंट के आभारी हैं जिसने हमें यहाँ आने का आदेश दिया और इतनी बड़ी बड़ी यात्राओं करने का आदेश दिया है। बहुत बहुत आनंद आ रहा है, कहने के बाहर है बात। ये हमारी छोटी सी जबान जो है वह वर्णन नहीं कर सकती इन बातों का। मसूरी के माल रोड के एक होटल की चौथी मंजिल पर बने स्टार्ट रूम में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। मामले की सूचना मिलते ही अग्निशमन दल मौके पर पहुंचा और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारण स्टोर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। गनीमत रही कि आग पर काबू पा लिया गया है, अन्यथा बड़ी घटना हो सकती थी। बता दें कि आग लगने के समय होटल में लगभग 16 यात्री मौजूद थे। सभी को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। तो जानमाल की भी कोई हानि फिलहाल नहीं हुई है। गनीमत रही कि किसी के हताहत होने की कोई भी खबर नहीं है। होटल में अचानक से भीषण आग लग गई थी और सारा सामान होटल में जलकर राख हो गया था। आगे समय रहते सभी को बाहर निकाल दिया गया और किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं थी। मसूरी के एक होटल में अचानक से भीषण आग लग गई और होटल में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। तो जानमाल की भी कोई हानि नहीं हुई है और होटल में हालांकि भीषण आग लगी थी। समय सभी को बाहर निकाल दिया गया और आग पर काबू पाया गया। ऋषिकेश के गुमानीवाला रूसा फार्म स्थित राष्ट्रीय चिल्ड्रन एकेडमी हाई स्कूल में विद्या मंदिर के रिटायर्ड प्रिंसिपल राजेंद्र प्रसाद पांडे ने वर्तमान निदेशक कार्यभार संभाल लिया है और राजेंद्र प्रसाद पांडे स्कूल में अब अपने निःशुल्क सेवाएं देंगे। उनके इस निर्णय की शहर में जमकर प्रशंसा हो रही है। साल 2006 से संचालित राष्ट्रीय चिल्ड्रन एकेडमी स्कूल में ग्रामीण इलाके के 530 छात्र फिलहाल पढ़ते हैं। प्रधानाचार्य योगेश्वर प्रसाद सेमवाल के नेतृत्व में 18 अध्यापक छात्रों का भविष्य संवारने का काम कर रहे हैं, लेकिन हाईटेक होते शिक्षा के मुताबिक स्कूल को एक नई बिल्डिंग और करीब आधा दर्जन कंप्यूटर की जरूरत है। ग्रामीण इलाका होने की वजह से स्कूल का प्रबंधन वर्ग बहुत कम फीस पर बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहा है। निदेशक राजेंद्र प्रसाद पांडे ने छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए सामाजिक संस्थाओं से स्कूल की मदद करने की भी अपील की है।
राजश्री एकेडमी जो शिक्षण संस्था है, इसमें मैंने अपनी निःशुल्क निर्देशक के रूप में अपनी सेवाएं देने का एक अवसर प्राप्त हुआ मेरे को। और इस विद्यालय में बहुत अच्छाइयां भी हैं और जो संसाधनों की कुछ कमियां हैं उसको भी मैं समाज के सहयोग से पूरा करना चाहूंगा और यहाँ की स्टाफ का मनोबल बढ़े और ये विद्यालय हमारा निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर हो, इसके लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। तो उधम सिंह नगर में एक ऐसा अनोखी धोखाधड़ी का मामला सामने आया है जिसने क्षेत्र में सनसनी पैदा कर दी है। तो एक राइस मिल में गेहूं बेचने आए 3 धोखेबाजों ने राइस मिल के धर्मकांटे में चीप लगाकर तोल में वृद्धि कर दी है, जिसे राइस मिल कर्मचारियों और मालिकों ने रिमोट और चिप के साथ पकड़ लिया है। दोबारा तोल कराने पर करीब 13 क्विंटल वजन अधिक पाया गया। पुलिस ने राइस मिल के मैनेजर की शिकायत पर गोदाम मालिक समेत 3 के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। कांटे की कुछ राइस मिल के कुछ मालिक जो ओनर थे राइस मिल एसोसिएशन के द्वारा उन लोगों ने थाने में संपर्क किया कि जहां पर उस मिल में आने वाली गाड़ियां हैं, जहां पर उनकी वेइंग यानी कि जहां पे उनकी तोल होती है, उस तोल का जो कांटा है उसकी वेइंग से उन्हें डाउट था। और जब उन्होंने वेइंग को उसमें क्लैरिफाई किया, उसे रिकन्फर्म किया, तो उसमें वेइंग में जो उनका वजन था उसमें वजन में काफी उनको डिस्क्रिपेंसी मिली। तो डिस्क्रिपेंसी की जब जांच की गई तो उस जांच के दौरान ये तथ्य प्रकाश में आया कि एक चिप का प्रयोग करके इलेक्ट्रॉनिक तरीके से एक चिप और रिमोट की सहायता से ताहिर खान ने लाइव पकड़ा है और इसने अपने मुंह से बताया हर महीने आप सबका बेवकूफ बनाकर ये लाखों रुपए कैसे छापते। इस वीडियो को जरूर देखें और शेयर करें। एक बटन दबाकर 1 सेकंड के अंदर 30% का घोटाला कर देते भाई। मेरा वजन है 86-87 किलो, ताहिर भाई इससे कम करना भाई। देखो वजन कर दिया 60 किलो यानी कि 30 किलो कम, वेट 60 किलो, अगर इससे दबाएंगे तो हो जाएगा फिर से 87, और अगर ये वाला दबा दिया तो हो जाएगा 60। यानी कि अगर आपका कोई घर का पुराना सामान 100 किलो है तो उसको 1 सेकंड में अपनी जेब में बटन दबाकर 30 किलो 30% कम कर देंगे। यानी कि आप समझ रहे हो अगर आपका 1 लाख रुपए का माल है तो भाई साहब 30,000 का चूना 1 सेकंड में लगा देते हैं आपको अपनी जेब में एक बटन दबाकर। 10,000 रुपए का सामान आपका 5,000 रुपए दे के जाते हैं और हमारी मम्मी बहन खुश हो जाती है, भाई कमाई वाले हमें बेच दिए सामान। नगर थाना के सिडकुल चौकी क्षेत्र में होटल के बाहर से युवक और युवती का अपहरण कर घायल करने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से घटना में इस्तेमाल धारदार हथियार और एक कार भी बरामद की गई। तीनों आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। एसएसपी ऑफिस में घटना का खुलासा करते हुए एसपी सिटी मनोज कात्याल ने बताया कि बीती 8 अप्रैल को नैनीताल रोड स्थित एक होटल के बाहर सड़क से युवक और युवती के अपहरण की सूचना मिली थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच की तो पता चला है कि 3 आरोपी सफेद हुंडई कार से आए और थार में बैठ के युवक और युवती के साथ मारपीट करते हुए दोनों को जबरन गाड़ी में डालकर हल्द्वानी की ओर ले गए थे, जिसके बाद पुलिस की टीम ने जगह जगह तलाशी अभियान चलाया। जांच के दौरान पुलिस को सूचना मिली है कि अगवा हुए युवक को कुछ लोगों ने नारायण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं सूचना पर पुलिस सीधे नारायण अस्पताल पहुंची और घायल से पूछताछ की है, जहां घायल ने बताया है कि उसका नाम रिजवान है और वो खेलाखेड़ा का रहने वाला था। रिजवान ने बताया कि उसने युवती इल्मा से दूसरा निकाह किया था, जिसको लेकर इल्मा के परिजन खुश नहीं थे। ऐसे में इल्मा के चाचा शाकिब, चचेरे भाई रेहान और बुआ का बेटा महबूब ने उसका और इल्मा का अपहरण कर जंगल की ओर ले गए। तीनों आरोपियों ने दोनों पर धारदार हथियार से हमला कर सड़क किनारे छोड़ दिया।
घटना में जो 3 लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया था, तीनों अभियुक्तों की हमने अरेस्टिंग कर ली है और इस घटना में प्रयुक्त जो वाहन था हुंडई एक्सेंट, उस वाहन को हम लोगों ने बरामद कर लिया। इस घटना को पारित करने के लिए जो 2 असलाह प्रयोग किए गए थे, उन दोनों असलाह को हम लोगों ने बरामद कर लिया और एक गाड़ी जो पीड़ित की थी, जिसे क्षतिग्रस्त किया गया था अभियुक्तों के द्वारा, उस गाड़ी को भी हम लोगों ने बरामद कर लिया है। उसका टेक्निकल मुआयना कराया जाएगा। इसमें इन्वेस्टिगेशन इज ऑन द वे एंड ये बहुत ही ज्यादा सनसनीखेज घटना थी क्योंकि एक शहर के व्यस्ततम पॉश इलाके में हुई थी, तो उसी गंभीरता के साथ पुलिस ने इसको प्रोफेशनली टैकल किया और इसमें पूरी प्रोफेशनल एफिशिएंसी का परिचय देते हुए तत्काल इस घटना का अनावरण भी किया। एक बार फिर से कोरोना ने टेंशन बढ़ा दी है। देश के ज्यादातर हिस्सों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सख्तियां बरती जा रही है। कई राज्यों में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना फिर से अनिवार्य कर दिया है। वहीं कई प्रदेशों में बेहद सावधान रहने की हिदायत दी गई। जांच में तेजी लाने का भी निर्देश दिया गया। इस बीच कोरोना संक्रमण के चलते किसी भी स्थिति से निपटने के लिए रुद्रपुर के मेडिकल कॉलेज में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। रुद्रपुर के पंडित राम सुमेर शुक्ला मेडिकल कॉलेज में कोरोना महामारी की तैयारी को लेकर मॉक ड्रिल की गई, जिसका विधायक शिव अरोरा और एडीएम जय भारत सिंह ने निरीक्षण भी किया। उन्होंने लोगों को सतर्क रहने को कहा है। विधायक ने कहा है कि कोरोना से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। आईसीयू बेड, ऑक्सीजन की आपूर्ति और अन्य जरूरी उपकरणों व सामान की व्यवस्था की गई है। कल माननीय मंत्री जी द्वारा वीसी ली गई थी। इसमें डायरेक्शन दी गई थी कि देश में जो है कोविड के केसेज बढ़ रहे हैं, तो हमें भी तैयार रहना चाहिए। तो माननीय मंत्री जी द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में आज सीएमओ साहब और सीएमएस साहब की पूरी टीम के द्वारा तैयारी कर रखी थी और 2 पेशेंट को डमी के रूप में बुलाया गया था और एक कोविड पेशेंट को किस तरह से ट्रीट करना चाहिए वो पूरी तैयारी यहाँ पे की थी। पिछले कुछ दिनों से कोविड के कुछ केसेस बढ़ने शुरू हुए, विशेष रूप से दिल्ली, केरल ऐसे स्थानों पर। तो उसे देखते हुए एक प्रिकॉशनरी यहाँ एक हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से मॉक ड्रिल की गई है। आदरणीय एडीएम जय भारत जी, यहाँ के सीएमओ, यहाँ के पीएमएस और डॉक्टर जो है और पूरी उनकी टीम के द्वारा मॉक ड्रिल की गई, जिसमें 2 पेशेंट लाए गए और लाने के बाद प्रोटोकॉल क्या है और प्रोटोकॉल के हिसाब से उन्हें कहाँ कहाँ किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके अंदर लेके जाना है। जैसे इनकी 3 कैटेगरी है, एक है सस्पेक्टेड, एक है कन्फर्म और एक है सीरियस। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे सब देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।